नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी एकदम जबरदस्त चल रही होगी। इसके पहले फिजिक्स के 3 लेक्चर हो चुके हैं जिसमें हम लोगों ने डिटेल से सिलेबस को सीखा था। पहले लेक्चर में हम लोगों ने यूनिट वाइज देखा था कि किस यूनिट से कितने नंबर का आता है और कौन कौन सी यूनिट आपको पढ़नी है। दूसरे लेक्चर में पार्ट 1 में कितने चैप्टर किस यूनिट में और किससे कितने नंबर का आता है डिटेल से सीखा था। और तीसरे पार्ट में सेकेंड बुक के बारे में। आज ये फिजिक्स का चौथा लेक्चर है जिसमें हम लोग पहली बुक का पहली यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसको बोलते हैं स्थिर विद्युत की, उसका जो पहला चैप्टर है आपका वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इसकी चर्चा करेंगे। ठीक, तो शुरू से हम एक ही बात बोलते आए, जैसा कि वादा किया था कि एक एक चीज डिटेल से पढ़ाई जाएगी। और यहाँ पर आप देख रहे हो कि वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ठीक, ये फिजिक्स का लेक्चर 4 है। इसके पहले के जो 3 लेक्चर हैं उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर फिजिक्स के नाम से जो प्लेलिस्ट बनी हुई है वहां जाकर आप विजिट कर सकते हैं। ठीक, तो बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप जो भी चीजें देख रहे होंगे, हमारा जो टारगेट है आने वाला यूपी बोर्ड 2026 होने वाला है और पहला चैप्टर क्या है आपका वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। आज हम लोग इसमें थ्योरी और थ्योरी के साथ में इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या बनते हैं उसको सीखेंगे। और जैसा कि नीचे लिखा हुआ टारगेट 95 प्लस, तो आपका जो ये सपना है फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, जो भी आपके 12th में सब्जेक्ट है, 95 से अधिक नंबर लाने का अगर आपने सपना देखा है तो वो सपना जरूर पूरा होगा, बशर्ते आपको हमारे साथ साथ मेहनत करनी पड़ेगी। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तब तक केवल टीचर के मेहनत करने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि एग्जाम आपको देना है ना। जब दोनों लोगों की मेहनत एक साथ कार्य करेगी तो रिजल्ट कुछ और ही होगा। तो बिना देरी करते हुए हम लोग सीधे आते हैं टॉपिक पर। सबसे पहले आप देख रहे होंगे पहला चैप्टर यहाँ पे हमने पहले से डाल रखा है। पहला चैप्टर है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। अब देखो जो भी बात है हम बता रहे हैं, सबसे पहले तो अगर आपने कॉपी पेन लेके नहीं बैठे हो तो पहले कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, क्योंकि जब तक आप चीजों को ढंग से समझ समझ के लिखोगे नहीं तब तक आपको फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो चाहे मैथ हो कोई भी सब्जेक्ट आएगा नहीं। लिखना जरूर करो, जब तक लिखोगे नहीं तब तक बातें जो भी ठीक तरीके से समझ में आनी चाहिए वो नहीं आएंगी, है ना। तो विशेष बात ध्यान देना। अब देखो शुरू से हम एक बात बोलते आए हैं, कोई भी दुनिया में चैप्टर का जो नाम होता है, एक चीज समझो ध्यान से, जो भी आपके चैप्टर का नाम होता है उस चैप्टर के नाम से ही रिलेटेड चीजें आपके एग्जाम में बनती हैं। आज के इस लेक्चर में हम ज्यादा कुछ फिजिक्स की डिटेल से चर्चा नहीं करेंगे, बस आपको वो चीजें सिखाएंगे कि किस तरीके से आप कम मेहनत में अच्छे नंबर ला सकते हो। क्लियर? जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हो कि चैप्टर का आपका नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, तो हमें इस चैप्टर में आवेश के बारे में डिटेल से सीखना है, विद्युत के बारे में सीखना है और क्षेत्र के बारे में सीखना। बस जो ये 3 वर्ड दिख रहा है आपको यही पढ़ना है। कोई भी दुनिया का चैप्टर हो, जो चैप्टर का नाम होता है वो उस चैप्टर का बेस्ट टाइटल होता है। जैसे आपने अनसीन पेजेस क्लास 10th में किया होगा तो उसमें पूछा व्हाट इज द बेस्ट टाइटल ऑफ द एबव पैसेज, यानी आप जो भी पैसेज पढ़ते हो तो पूछता है इसका बेस्ट टाइटल क्या है। तो बेस्ट टाइटल का मतलब ये होता है कि उस पैसेज में किसके बारे में डिटेल से चर्चा की गई है, वही उसका टाइटल होता है। आप खुद दिमाग लगाओ, इस चैप्टर में 4 से 5 डेरिवेशन है, ढेर सारी थ्योरी और 30 से 40 न्यूमेरिकल जो हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। इस चैनल पर आपको ये नहीं करवाया जाएगा कि बस ऊपर ऊपर भागते हुए चले, 5-10 न्यूमेरिकल करवाते हैं और आगे बढ़ लें। हर एक चैप्टर के कम से कम 25 न्यूमेरिकल जो आपको बोर्ड एग्जाम में एकदम बूस्टर लगा देंगे नंबर लाने में, है ना। तो हमने क्या बोला कि जो भी चैप्टर का नाम होता है, जैसे आपने मूवी देखा होगा, कई बार आपने मूवी देखा होगा, जैसे मिशन मंगल ले लो, 12th फेल ले लो, उरी द सर्जिकल स्ट्राइक ले लो, बॉर्डर ले लो, ये जो मूवियों के नाम है इससे कुछ आपको लग नहीं रहा कि 2.5 से 3 घंटे की मूवी में एक छोटा सा बेस्ट टाइटल ही तो दिया गया। जैसे बॉर्डर मूवी है तो उसमें ज्यादातर चर्चा बॉर्डर की गई। मिशन मंगल मूवी का नाम क्यों रखा गया? क्योंकि उसका मिशन मंगल ही था कि मंगलयान हमको भेजना था। 12th फेल मूवी का नाम क्यों रखा गया? क्योंकि जो उसका मेन किरदार था वो 12th फेल से ही स्टार्ट हुआ था। वैसे ही बेटा हमेशा ध्यान रखना, जो चैप्टर का नाम होता है वो उसका बेस्ट टाइटल होता है और जो बेस्ट टाइटल होता है वही से एग्जाम बनता है। इस चैप्टर में आपको विद्युत ढंग से सीख लेना है, आवेश, आवेश के प्रकार, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल और क्षेत्र, बस इन 3 वर्ड को पढ़ लो। इसके अलावा इस चैप्टर से नहीं आएगा कुछ। जैसे अगला चैप्टर क्या होगा? वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय। तो वैद्युत फ्लक्स सीख लो, गॉस की प्रमेय सीख लो, गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग सीख लो, चैप्टर खत्म। अगला चैप्टर आएगा वैद्युत विभव तथा धारिता। तो जो भी चैप्टर्स के नाम है वही इंपॉर्टेंट होता है, कोई भी आप सब्जेक्ट उठा लेना, हमेशा ये रूल काम करता है। क्लियर? तो सबसे पहले आज जो हमारा चैप्टर है उसका जो पहला वर्ड है विद्युत।
आज हम लोग विद्युत के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। तो कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, जो भी हम कहानी सुना रहे हैं, जो भी हम कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं, लिखते जाइए। जरूरी नहीं कि हर एक चीज पेपर में आए, लेकिन हर एक चीज आपको आनी चाहिए ताकि आपको बहुत आगे तक जाना है। केवल कक्षा 12 में टॉप करना या कक्षा 12 में पास होना आपका सपना नहीं होना चाहिए। आपका सपना होना चाहिए बहुत आगे तक जाने के लिए। ठीक, तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? विद्युत। विद्युत की चर्चा क्या है? तो सबसे पहले एक हम आपसे प्रश्न कर रहे हैं। अगर हम आपसे प्रश्न पूछें कि दुनिया में विद्युत का जन्म कैसे हुआ, ध्यान से सुनना बात को। हमने कहा दुनिया में विद्युत का जन्म कैसे हुआ। तो अब आपके मन में ढेर सारे क्वेश्चन, जैसे इस समय जो आप हमको देख पा रहे हो, यहाँ लाइटिंग की व्यवस्था की गई, तो ये भी एक विद्युत है। करंट जन्म कहाँ से ले रही है, करंट में क्या क्या चीजें होती है, विद्युत कैसे बनी। तो इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है, ध्यान से सुनिएगा। कहानी को जितना ध्यान से सुनोगे, उतना ही इंटरेस्टिंग ये चैप्टर होने वाला है। तो आज के बहुत वर्ष पहले की बात है, ध्यान से सुनना बात को। आज के बहुत वर्षों के पहले की बात है। एक आपके अमेरिका के वैज्ञानिक हुए, ध्यान से एक एक चीज को सुनना। कहाँ के वैज्ञानिक हुए? अमेरिका के, जिनका नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन। क्या नाम है? बेंजामिन फ्रैंकलिन। ठीक, ये छोटी सी कहानी आप सुन लोगे तो आज आपको यह पता चल जाएगा कि विद्युत का जन्म कैसे, और उसके बाद हम लोग चैप्टर की चर्चा करेंगे। अमेरिका के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक हुए बेंजामिन फ्रैंकलिन। हुआ क्या, ये देख कहने के लिए तो सिर्फ एक इंसान थे इसमें, लेकिन कई इंसानों की प्रतिभाएं शामिल थी। जैसे ये एक बहुत ही अच्छे स्पोर्ट प्लेयर थे। ठीक, इधर हम सारी चीजें लिख रहे हैं और आप भी अपनी कॉपी में लिखते जाइए। ये एक बहुत ही अच्छे स्पोर्ट प्लेयर थे। ठीक, इनको पतंग उड़ाने का शौक था, और वैज्ञानिक तो ये थे ही छोटे मोटे, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक, यानी नई नई चीजों के बारे में खोज करना, प्रैक्टिकल करना, ये सब घर में काम करते थे। स्पोर्ट प्लेयर थे, और स्पोर्ट में इनका जो फेवरेट था वो था फुटबॉल। क्या था? फुटबॉल। यानी ऐसा हम बोल सकते हैं कि जो बेंजामिन फ्रैंकलिन थे ये फुटबॉल के बहुत अच्छे प्लेयर थे। अच्छा, पतंग उड़ाने का भी शौक था, एक वैज्ञानिक थे। यानी आप देख रहे हो कि ये मुख्य रूप से 3 लोगों की प्रतिभा इनके अंदर शामिल थी। अब दूसरी बात सुनना। दूसरी बात ये कि हुआ क्या, ये पतंग उड़ाने की प्रैक्टिस करते थे, क्योंकि अमेरिका में एक पतंग उड़ाने का कंपटीशन होता है। जैसे अपने यहाँ पे एक त्योहार है जिसको हम लोग मकर संक्रांति बोलते हैं, अर्थात खिचड़ी। तो वहां पर गुजरात साइड में देखा होगा पतंग उड़ाने की रीति अपनाई जाती है, यानी वहां पतंग उड़ाते हैं लोग इस त्योहार के दिन। वैसे ही वहां पर अमेरिका में एक कंपटीशन होता है पतंग उड़ाने का। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन एक बार प्रैक्टिस कर रहे थे। ये बेंजामिन क्या कर रहे थे? पतंग उड़ाने की प्रैक्टिस कर रहे थे। ध्यान से सुनना, कुछ लोगों के मन में तरह तरह के विचार चले हुए कि चैप्टर नहीं स्टार्ट किया, डेरिवेशन नहीं कह रहा, न्यूमेरिकल। बेटा एक ही बात कहना चाहेंगे कि किताबी कीड़ा मत बनिए। अगर जीवन में सफल होना है, केवल पढ़ने से सफलताएं नहीं मिलती हैं, आपको बाहरी नॉलेज भी होना चाहिए। केवल पढ़ने से लोग कम सफल होते हैं, वो बात अलग, 1000-2000 में 1-2 लोग हो जाए, लेकिन आप जब तक डिटेल में गहराई में नहीं जाओगे किसी भी सिलेबस के किसी भी सब्जेक्ट के, तो चीजें अच्छे से नहीं आएंगी। ठीक, तो बाकी चीजें अभी नहीं सुनना है, बाकी आप ध्यान से सुनो। हम बताने का प्रयास करें जो चैप्टर है, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत विभव, वैद्युत धारिता, तो सब में वैद्युत जुड़ा है कि नहीं जुड़ा? वैद्युत मतलब करंट यानी इलेक्ट्रिसिटी। अगर वही आप अच्छे से नहीं सीख रहे हो, केवल भागना चाहते हो कि जल्दी जल्दी चैप्टर खत्म हो जाए, न्यूमेरिकल खत्म हो जाए, बस आगे बढ़ जाए, तो ऐसे काम नहीं बनने वाला है। क्लियर? तो हुआ का पतंग उड़ाने की एक बार प्रैक्टिस कर रहे थे। हुआ का अचानक एक बार मौसम खराब हुआ, जैसे बारिश का मौसम खराब हुआ। और आप सभी जानते हो कि बादलों का जब घर्षण होता है या बादल जब आपस में टकराते हैं तो बिजली उत्पन्न होती है। तो इनके पतंग की डोरी के सारे हल्का सा करंट उतर आया, यानी जैसे बिजली कड़की तो इनके पतंग की डोरी के सारे हल्का सा करंट आ गया और इनको हाथ में झटके का एहसास हुआ। यानी ऐसा बोल सकते हैं कि बेंजामिन फ्रैंकलिन के पहले कोई भी दुनिया में ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ जिसको बिजली का झटका लगा हो। अब आपके मन में एक कीड़ा गूंजने लगा होगा कि ऐसा कैसे हो सकते हो, क्या पहले बिजली नहीं गिरती थी, क्या पहले लोग नहीं मरे होंगे? मरे होंगे, लेकिन हमने कहा ऐसा जिंदा इंसान जिसको बिजली के झटके का भी एहसास हुआ और बच भी गया हो, वो थे आपके बेंजामिन फ्रैंकलिन। अगर किसी को हुआ भी होगा तो उन्होंने इतना डिटेल में जाने का, यानी वो वैज्ञानिक नहीं बने या चीजों को डिटेल से नहीं बता पाए। बिजली पहले भी गिरती थी, कई बार लोग मरे होंगे, आप भी घटनाएं सुने होंगे अपने क्षेत्र में या गांव में कि फलाने के ऊपर आकाशीय बिजली गिरी और वो खत्म हो गए। तो ऐसे ही बेंजामिन फ्रैंकलिन को हल्का सा झटके का एहसास हुआ। जब इनको झटके का एहसास हुआ तो इनके मन में कीड़ा गूंजा। देखो एक चीज समझो, जो भी वैज्ञानिक है उनकी सोच थोड़ा डिफरेंट होती है। अब हम आपसे पूछे क्या पहले सेब नहीं गिरता था? आप कहोगे गिरता था। क्या न्यूटन के सामने सेब नहीं गिरा?
गिरा, लेकिन न्यूटन के अंदर वो कीड़ा जागा ना कि ये क्यों गिरा, और उसी को सिद्ध करके उन्होंने बता दिया ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल। तो वैसे ही बेंजामिन फ्रैंकलिन को झटके का एहसास हुआ और ये घर में गए लैब में कुछ चीजों को प्रैक्टिकल करना चालू कर दिया कि आखिरकार ये क्या था, बिजली कैसे हमको झटके का लगा, और ये जो झटके का एहसास हुआ ये क्या हुआ। देखा होगा आपने गाँव किसी को झटका लग जाए एकदम मारे से कंपन होने लगता है और पूरी बॉडी कंप्रेट हो जाए एकदम, या फिर केवल हाथ में झटका लगा तो हाथ में एकदम कंपन जैसा होने लगता है। तो बहुत सारी चीजें होती है, समझ रहे हो ना। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन को जब झटके का एहसास हुआ तो इन्होंने प्रैक्टिकल करना चालू किया। ठीक, तो ये पॉइंट छोटे छोटे हैं, आप नोट करते जाइए, मतलब की चीजें हैं। अब उसके बाद में हुआ क्या, बात है सन 1750 ईस्वी की। ठीक, अब हम लोग धीरे धीरे सिलेबस की ओर आ रहे हैं। तो सन 1750 ईस्वी में इन्होंने आवेश के प्रकार को बताया। पहले इन्होंने आवेश के बारे में, अच्छा आवेश के बारे में गहराई से कैसे पता चला। आज ये थ्योरी और कॉन्सेप्ट की पहली क्लास है, तभी थोड़ा डिटेल से चल रहे हैं, आगे थोड़ा स्पीड बढ़ाई जाएगी। ठीक, तो ध्यान से समझना चीजों को। तो 1750 ईस्वी की बात है, इन्होंने आवेश के बारे में बताया। अच्छा, आवेश के बारे में पता कैसे चला, उस चीज को आप थोड़ा अच्छे से समझ लीजिए तो ज्यादा बेटर रहेगा। हुआ क्या, एक प्रैक्टिकल दिया गया कि एक कांच की छड़ को, ठीक, ये एक कांच की छड़ है, ठीक, अभी प्लस समझने के लिए बना दिया है यहाँ पर। एक कांच की छड़ को रेशम के रगड़ दिया जाता है। ठीक, कांच की छड़ को एक रेशम से रगड़कर स्वतंत्रता पूर्वक धागे से, ये मान लो ये आपका बीच वाला जो दिख रहा है ये धागा है, और इस कांच की छड़ को स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया जाता है। ठीक, उसके बाद में एक दूसरी कांच की छड़ इसी के पास लाते हैं। ध्यान से समझना है कि बात को। तो जैसे ही दूसरी कांच की, ये भी आपकी एक कांच की छड़ है और ये भी आपकी कांच की छड़ है, दोनों कांच की छड़ों को पास में ले आते हैं। ठीक, समझो ध्यान से। तो एक कांच की छड़ को रेशम से रगड़कर यहां स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया जाता है, और इसके बगल में एक दूसरी कांच की छड़ लाते हैं। तो इन दोनों में हल्का सा प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है, हल्का प्रतिकर्षण। और सिलेबस आपका यहीं से स्टार्ट हो गया। ठीक, बेसिक थोड़ी सी जानकारी थी जो बेंजामिन फ्रैंकलिन की थी। उसके बाद हमने क्या बताया, इन्होंने रेशम से कांच की छड़ को रगड़ा और एक धागे से स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया। इतनी बात समझ गए। उसके बाद क्या किया, एक दूसरी कांच की छड़ इसके बगल में आते हैं, तो उसमें हल्का प्रतिकर्षण होता है। ये क्या लिखा हुआ है, यानी ये दोनों एक दूसरे से हल्का सा दूर हटती हैं। अच्छा, इसके पहले मैग्नेट के बारे में लोग जान चुके थे, यानी वैद्युत के पहले चुंबकत्व के बारे में लोगों को पता चल गया था। हम लोगों ने सीखा है कि साउथ नॉर्थ, नॉर्थ साउथ, अगर किसी चुंबक के उत्तरी ध्रुव के सामने होते हैं तो उनमें प्रतिकर्षण होता है। साथ ही साथ और दूसरा पॉइंट समझ लो, जैसे दो चुंबक और ले लिए, यहाँ साउथ, यहाँ नॉर्थ, यहाँ साउथ, यहाँ नॉर्थ। अब हम आपसे कहें ये आमने सामने उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव है, यानी जब उत्तरी ध्रुव के सामने होता है तो प्रतिकर्षण होता है, अगर उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव के सामने होता है तो आकर्षण होता है। ठीक, अगर साउथ पोल के सामने हो जाएगा तो भी प्रतिकर्षण होगा। यानी जब शकल सेम होती, कहने का मतलब उत्तरी ध्रुव के सामने रख दो तो प्रतिकर्षण होगा, दक्षिणी ध्रुव के सामने रख दो तो भी प्रतिकर्षण होगा। इतनी बात समझ गए। लेकिन जब उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव के सामने होता है तो उनमें आकर्षण होता है। क्या होता है बेटा, आकर्षण होता है। अब समझो ध्यान से। तो चुंबक के बारे में लोगों ने पहले जाना था। चुंबक का प्रैक्टिकल आप घर में कर सकते हो। स्पीकर हो बेकार, उसका चुंबक निकालो, जब वो चिपक रहे हैं फिर एक को पलट दो, फिर आप उसके पीछे लेके जाना तो आगे वाला आगे भागेगा। बचपन में खूब आपने पी गाड़ी चलाई होगी ना, हमने भी किया और आप लोगों ने भी शायद किया होगा। तो कहने का मतलब जब, क्योंकि अब जब बचपना था तब ये नहीं पता था कि क्या कार्य कर रहा है। अब जैसे जैसे आप चीजों को पढ़ोगे सीखोगे तो वो चीजें समझ में आती है कि आखिरकार हो क्या रहा था, है ना। वैसे ही हम लोग पहले चुंबक के बारे में सीख चुके थे कि अगर समान प्रकार के ध्रुव आमने सामने हैं तो क्या होता है, प्रतिकर्षण। तो वही लॉजिक यहाँ पर लगाया गया कि यहाँ पर कांच थे, यानी समान प्रकार के दोनों दूर हट रहे, तो इस पर भी क्या होगा, प्लस होगा, ऐसा मान लिया गया। फिर से सुन लो, कन्फर्म हमने नहीं बताया कि कांच पर प्लस है, ऐसा माना गया था। दूसरा प्रैक्टिकल क्या किया गया, ध्यान से समझना चीजों को। दूसरा प्रैक्टिकल क्या किया कि एक एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से, एक एक चीज नोट करते हुए चलना, बिल्ली की खाल से रगड़कर इसी कांच के पास लाते तो इनमें हल्का आकर्षण होता है। तो इसमें मान लिया गया, यहां पर लिख लेना ब्रैकेट में, हल्का आकर्षण। क्या लिखोगे, हल्का आकर्षण। यानी जब कांच की छड़ को रगड़ा गया
रेशम से, और उसके बगल में एक कांच की छड़ लटकाई गई तो उनमें हल्का सा प्रतिकर्षण हुआ। प्रतिकर्षण मतलब दूर हटना। तो मान लिया गया कि कांच पर पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक, वैसे ही फिर एक एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल के लगड़कर इसी कांच के पास ले जाते तो हल्का सा आकर्षण हुआ। हल्का आकर्षण मतलब पास में आएंगे, और हल्का प्रतिकर्षण मतलब दूर जाएंगे। इतनी बात समझ में आ गई। इसका मतलब ये हुआ, तो इन लोगों ने क्या किया, या वैज्ञानिकों ने मान लिया कि इस पर ऋणावेश होगा। ऐसा क्यों माना गया? क्योंकि आकर्षण कब होता है, जब एक उत्तरी ध्रुव एक दक्षिणी ध्रुव हो, ये चुंबक की बात है। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ लगाया गया कि अगर एक ही शकल के होंगे तो प्रतिकर्षण, और विपरीत शकल के होंगे तो आकर्षण। तो ऐसे इन्होंने प्रैक्टिकल किया, और ये घटना कब की है, 1750 ईस्वी की। तभी हम लोगों को बताया गया कि जो हमारे आवेश होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक धनावेश और एक ऋण आवेश। धन आवेश वो जो कांच की छड़ पर उत्पन्न हुआ है, और ऋण आवेश वो जो एबोनाइट की छड़ पर उत्पन्न हुआ। बोलो, इस कहानी में किसी को कोई समस्या? ज्यादा कुछ लिखवाया नहीं, आप समझो। फिजिक्स केमिस्ट्री सीखी जाती है, रटी नहीं जाती। सीखोगे तो बहुत अच्छे नंबर आएंगे, रटोगे तो 70 75 ज्यादा से ज्यादा 80 इसके ऊपर नहीं आ पाएंगे। तो इन चीजों का विशेष ख्याल, फिर से समझ लो पूरी कहानी जो भी हमने बताया। हमने कहा एक अमेरिका के वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन, पतंग उड़ाने का इनको शौक था, वहां एक कंपटीशन होता था, इस वजह से ये प्रैक्टिस कर रहे थे। अचानक मौसम खराब होता है और हल्का सा इनको उसी डोरी के सहारे करंट के झटके का एहसास होता है। बाकी आगे जब हम चैप्टर डिटेल में सीखेंगे तो आपको बताएंगे कि जब भी करंट लगता है तो हाथ कांपने क्यों लगता है, ऐसे ऐसे होने लगता है, या पूरी बॉडी कांपने क्यों लगती है, क्या होने लगता है, और ज्यादा देर बाद आदमी क्यों मर जाता है, इतना वाइब्रेट क्यों बॉडी हो जाती है। ढेर सारी चर्चा करेंगे, अब एक ही लेक्चर में सब कुछ नहीं पढ़ाया जा सकता, आप भी समझते हो। तो हमने कहा कि बेंजामिन फ्रैंकलिन कहने को एक व्यक्ति थे, उनमें ढेर सारी प्रतिभाएं थी। स्पोर्ट फुटबॉल प्लेयर अच्छे थे, पतंग उड़ाने का शौक था, वैज्ञानिक था, नई नई खोज करने के बहुत जागरूक रहते थे। तो ये सब चीजें थी। तो वैसे ही इन्होंने प्रैक्टिकल किया, जब झटके का एहसास हुआ तो इन्होंने ढेर सारे परीक्षण किए, और एक परीक्षण ये पाया गया कि जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़कर उसके बगल में कांच की छड़ लटकाते हैं तो प्रतिकर्षण होता है, और एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़कर जब लटकाते हैं तो आकर्षण होता है। तो इन्होंने मान लिया कि कांच पर पॉजिटिव चार्ज और एबोनाइट पर निगेटिव चार्ज। तो यहीं से आपके जो आवेश का वो जन्म हुआ। अब एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे कर रहे हैं कि आवेश क्या होता है। प्रकार तो समझ गए, कुछ लोग मन में क्लिक भी कर रही होगी बात कि आवेश क्या होता है, क्योंकि आपके एग्जाम में एक नंबर का कभी कभार क्वेश्चन बनता भी कि आवेश किसे कहते हैं। ठीक, तो आवेश क्या होता है पहले समझ लो, फिर अभी लिखवाएंगे। आवेश वह गुण होता है जो किसी अन्य वस्तु पर बल आरोपित करता है। जैसे आपने बचपन की हुआ, जैसे ये पेन है, ठीक, इसको आप बालों में रगड़ो या शर्ट में रगड़ो, या शर्ट में रगड़ो, कहीं भी रगड़ो, तो इसमें हल्के हल्के कागज के टुकड़े या तिनके को चिपकाने का गुण आता है। प्रैक्टिकल आपको करके दिखाते हैं ना, छोटा सा। ठीक, जैसे ये पेन देख रहे होगे आप, इसको बालों में रगड़ते हैं तेजी से, और ये देखो आप, ठीक, बालों में रगड़ा, ये चिपक गया कि नहीं। अब कुछ लोगों के मन में ढेर सारे प्रश्न आ रहे होंगे कि बालों में ऑयल होता है या तेल होता है, इस वजह से कहीं भी आप रगड़ना, सीट में रगड़ के देख लेना घर में। बाकी आप प्रैक्टिकली कीजिए, छोटे छोटे कागज के टुकड़े या तिनके, है ना, छोटे छोटे कागज के टुकड़े या तिनकों को जब आप तेजी से रगड़ोगे, घर्षण कराओगे यानी उसमें, तो उसमें आवेश उत्पन्न हो जाता है, और उसके कारण ये हल्के हल्के तिनके और आपके कागज के टुकड़े चिपक जाते हैं। ठीक, बाकी आप घर में प्रैक्टिकल कीजिए, बचपन में खूब आप लोगों ने किया भी होगा। तो वैसे ही आवेश की यहीं से डेफिनेशन जन्म लेती है क्या, कि वैद्युत आवेश वह गुण है जो किसी अन्य वस्तु पर बल आरोपित करता है। जैसे हमने कहा भी कागज के टुकड़े रखे थे, पेन को रगड़ा और आपको चिपका के दिखाया, तो जो कागज था पहले वो स्वतंत्र था, जब आपने पेन को रगड़ा उसमें चिपकाया तो उस पर ही तो बल आरोपित किया, तभी तो वो चिपक गया। और कौन सा बल? आकर्षण बल। प्रतिकर्षण बल दूर हटाता है, आकर्षण बल चिपका लेता है। इतनी बात समझ गए। तो वही चीजें समझाने के, यानी वैद्युत आवेश वह गुण होता है जो किसी अन्य वस्तु पर बल आरोपित करता है। उसके बाद आते हैं आवेश के प्रकार, धन आवेश और ऋण आवेश। क्लियर? तो ये कहानी से काफी चीजें सीखने को मिली होंगी। जिस तरीके से हमने बताया अपनी कॉपी में लिखिए, साथ ही साथ में इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे कुछ चर्चाएं और करते हैं। क्लियर हो गया पूरा? अब देखो ध्यान से समझो, ठीक है। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, साथ में चीजें कॉपी में भी लिखते जाइए। अगर कॉपी पेन अभी तक नहीं लिया तो जल्दी से लेकर बैठ जाइए, और वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए ताकि हमारे अंदर भी एनर्जी आ जाए। अब हम लोग क्या सीखेंगे, पहली हेडिंग जो आपके सिलेबस की है, फटाफट आप लोग उसको डाल लीजिए, वो है आपके अब वैद्युत आवेश। ठीक है ना,
सिलेबस आपका स्टार्ट हो चुका है छोटी सी कहानी के बाद। और अभी अभी आपको हमने प्रैक्टिकल भी करके दिखाया कि वैद्युत आवेश क्या होता है। वैद्युत आवेश वह गुण है जो किसी अन्य वस्तु पर बल आरोपित करता है। ठीक, तो फटाफट से लिख दीजिए, यहाँ पर हम लिख ले रहे हैं वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश वह गुण है जो किसी अन्य वस्तु पर बल आरोपित करता है। बल आरोपित करता है। ठीक, तरह तरह की डेफिनेशन होती है। क्यू बराबर आई टी से आप निकाल सकते हो कि वैद्युत धारा तथा समय के गुणनफल को वैद्युत आवेश कहते हैं। तो वो तो फार्मूले से निकालने वाली आसान होती है। मेन चीज आप समझो क्या, वैद्युत आवेश वह गुण है जो किसी अन्य वस्तु पर बल आरोपित करने लगती है। ठीक, फिर उसके बाद हेडिंग आती है वैद्युत आवेश के प्रकार। साथ में लिखते जाइए आप सभी लोग। अगली हेडिंग क्या है? वैद्युत आवेश के प्रकार, है ना। तो लिखेंगे आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं। ठीक, फटाफट से लिख लीजिए। नंबर 1 धन आवेश और नंबर 2 ऋण आवेश। ऋण आवेश। ठीक, वैद्युत आवेश वह गुण है जो किसी अन्य वस्तु पर वैद्युत बल आरोपित करता है। आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। धन आवेश कौन? जो कांच के छड़ पर माना था हम लोगों ने। और ऋण आवेश कौन? जो एबोनाइट की छड़ पर माना था। क्लियर? इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर अगली हेडिंग में आते हैं। नोट कर लिया? अब देखो ध्यान से समझो। आवेश सीख गए क्या होता है, किसकी कहानी से? बेंजामिन फ्रैंकलिन की। अब जो अगला टॉपिक है हमारा वो होने वाला है वैद्युत ऊर्जा। ध्यान से समझना, वैद्युत ऊर्जा। ठीक, अभी कहानियां खत्म नहीं हुई, अभी तो केवल एक कहानी सुनी आपने बेंजामिन फ्रैंकलिन की। अब जैसे अगला टॉपिक आया क्या, वैद्युत ऊर्जा। हमने आपसे एक छोटा सा प्रश्न किया कि वैद्युत ऊर्जा के जनक कौन है, जल्दी से बताइए। और जिन लोगों को पहले से पता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और नहीं पता था तो बाकी तो चर्चा अभी हम डिटेल से करेंगे। ठीक, आवेश को सीखने के बाद कहानी यहाँ पर घर्षण की खत्म नहीं हुई है अभी। जैसे आपसे पूछा जाए वैद्युत ऊर्जा के जनक कौन थे, तो वैद्युत ऊर्जा के जनक ग्रीक के प्रसिद्ध दार्शनिक थेल्स थे। क्या लिखेंगे? वैद्युत ऊर्जा के जनक, वैद्युत ऊर्जा के जनक ग्रीक के प्रसिद्ध दार्शनिक थेल्स थे। थेल्स थे। ठीक, थोड़ा सा समझने का प्रयास करना चीजों को। यहाँ पर अंडरलाइन कर दिया डार्क। ये जो वैज्ञानिक थेल्स थे ये कहाँ के रहने वाले थे? ग्रीक के। यानी अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि वैद्युत ऊर्जा के जनक कौन थे, तो वैद्युत ऊर्जा के जनक ग्रीक वर्ड, ग्रीक जो है ग्रीक देश मान सकते हो आप, ग्रीक के प्रसिद्ध दार्शनिक कौन से थे? थेल्स। अच्छा, इनको क्यों माना गया वो भी समझो। तो लगभग आज से 2500 वर्ष पहले की कहानी, ध्यान से सुनना, कॉपी में भी लिख लेना। आज से लगभग 2500 वर्ष पहले जो थेल्स थे उन्होंने देखा कि जब अंबर नामक पदार्थ को, ठीक ध्यान से समझो यहाँ पर, पहले आप इसको चाहे आगे बढ़ते समझना ध्यान से। इन्होंने क्या बताया कि जब अंबर नामक पदार्थ को, ये अंबर एक पदार्थ है, ठीक, अंबर नामक पदार्थ को ऊन से रगड़ा जाता है। ठीक, इस अंबर नामक पदार्थ को किससे रगड़ दोगे? ऊन से। यानी जो थेल्स थे इन्होंने बताया कि जब अंबर नामक पदार्थ को ऊन से रगड़ा जाता है तो उसमें हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण प्राप्त हो जाता है। अंबर क्या होता है उसको भी समझ लो। अंबर एक पीला या भूरा टाइप का कठोर थोड़ा सा पदार्थ होता है जिसको अंबर कहते हैं, है ना। ग्रीक भाषा में इसी को फिर आगे इलेक्ट्रॉन कहा गया। तो अंबर को जब ऊन से रगड़ते हैं तो उसमें हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का या हल्की वस्तुओं को चिपकाने का गुण आ जाता है। ठीक, ये बात आज के लगभग
2500 वर्ष पहले की, 2500 वर्ष पहले, यानी आज से लगभग 2500 वर्ष पहले थेल्स ने बताया कि जब अंबर को ऊन से रगड़ा जाता है तो उसमें हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। ठीक, लेकिन उसके कई वर्षों के बाद एक लगभग 1600 ईस्वी में इंग्लैंड के वैज्ञानिक, क्या लिखेंगे, 1600 ईस्वी की बात है, इंग्लैंड के वैज्ञानिक डॉक्टर गिलबर्ट, क्या नाम है इनका, डॉक्टर गिलबर्ट। ठीक, यानी 2500 वर्ष पहले अंबर को जब ऊन से रगड़ो तो आकर्षण का गुण उत्पन्न होता है, ये बात बताई थेल्स ने। फिर कई वर्षों के बाद सन 1600 ईस्वी की लगभग बात है, लगभग सन 1600 ईस्वी में एक इंग्लैंड के वैज्ञानिक हुए डॉक्टर गिलबर्ट, इन्होंने कहा कि सिर्फ अंबर ही नहीं और भी ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको रगड़ने पर उनमें आकर्षण का गुण आता है। जैसे इनके एग्जाम्पल में आता है, जैसे आपका हो गया लाख, गंधक, कांच तथा आबनूस आदि। ठीक, ऐसे और भी पदार्थ, आबनूस आदि। इतनी बात समझ गए? मतलब 2500 वर्ष पहले थेल्स ने क्या बताया, यहाँ पर वैज्ञानिक का नाम लिख लो, थेल्स। ठीक, ग्रीक के थे। 2500 वर्ष पहले थेल्स ने बताया कि जब अंबर को ऊन से रगड़ते हैं तो उसमें आकर्षण का गुण आता है। उसके बाद डॉक्टर गिलबर्ट आए, कहा थेल्स चाचा केवल अंबर ही नहीं, क्या कहा, थेल्स चाचा केवल अंबर ही नहीं। अब देखो उस समय तो जिंदा नहीं होंगे वे, ऐसा बारीकी दिमाग मत लगाना। मतलब कहने का उन्होंने बताया कि सिर्फ अंबर नहीं है, और भी पदार्थ जैसे लाख हो गया, गंधक हो गया, कांच हो गया, आबनूस हो गया, ये सारी चीजें भी रगड़ने पर या घर्षण कराने पर इनमें भी आकर्षण का गुण उत्पन्न होता है। ठीक, लेकिन सबसे पहले इस बात को विशेष रूप से बताया था थेल्स ने, इस वजह से जो आपको हमने पहले यहाँ पर लिखाया कि वैद्युत ऊर्जा के जनक कौन है, तो ग्रीक के प्रसिद्ध दार्शनिक थेल्स थे। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि आवेशों के बारे में किसने बताया, तो आप कहोगे अमेरिका के वैज्ञानिक डॉक्टर बेंजामिन फ्रैंकलिन, या बेंजामिन फ्रैंकलिन कह सकते हो। अगर पूछा जाए वैद्युत ऊर्जा के जनक कौन है, तो ग्रीक के प्रसिद्ध दार्शनिक थेल्स। और उसके बाद में उसी को डिटेल में आगे चर्चा करते हुए डॉक्टर गिलबर्ट जो इंग्लैंड के थे, इन्होंने बताया कि केवल वो अंबर नहीं और भी ऐसे पदार्थ होते हैं जैसे लाख, गंधक, कांच, आबनूस, इनको भी रगड़े जाने पर उनमें आकर्षण का गुण आता है। तो आज के इस टॉपिक में हम लोगों ने क्या क्या चीजें सीखी, फिर से एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने क्या सीखा कि वैद्युत का जन्म कैसे हुआ। ठीक, पहले भी था, लेकिन बेंजामिन फ्रैंकलिन को झटके का एहसास हुआ, उन्होंने आवेश के बारे में बताया और उसके बाद बिजली बनी और हम लोगों की घरों घरों तक आई, है ना। तो स्पोर्ट प्लेयर थे ये, पतंग उड़ाने का शौक था, वैज्ञानिक थे। 1750 ईस्वी की बात है जब इन्होंने आवेश के प्रकार को बताया, धनावेश और ऋणावेश। किस तरीके से बताया, कांच की छड़ को रेशम से रगड़कर उसके बगल में कांच की छड़ टांगा, प्रतिकर्षण हुआ, फिर आबनूस की छड़ में माइनस मान के पूरी डिटेल से समझ लिया। उसके बाद हम लोगों ने क्या सीखा, वैद्युत आवेश, ये आपका थ्योरी का पार्ट है तो आप कॉपी में भी लिखते जाइए। वैद्युत आवेश वह गुण है जो किसी अन्य वस्तु पर बल आरोपित करता है। आवेश दो प्रकार का होता है, धनावेश और ऋणावेश। उसके बाद वैद्युत ऊर्जा के जनक ग्रीक के प्रसिद्ध दार्शनिक थेल्स हुए। इन्होंने 2500 वर्ष पहले लगभग बताया था कि जब अंबर को ऊन से रगड़ते तो उनमें आकर्षण का गुण आता है। उसके बाद हमारे और वैज्ञानिक है जो 1600 ईस्वी की बात है, इंग्लैंड के थे डॉक्टर गिलबर्ट। उन्होंने कहा सिर्फ अंबर नहीं, लाख, गंधक, कांच, आबनूस, ये भी ऐसे पदार्थ हैं जिनको रगड़ने से उनमें आकर्षण बल उत्पन्न होता है। क्लियर? तो आज के टॉपिक में इतना ही रखते हैं। जो भी चीजें आपको अच्छी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। इस चैनल पर आपको सीरीज बाय सीरीज, टॉपिक बाय टॉपिक, ऐसे फिजिक्स, मैथ और केमिस्ट्री, जो कि 3 सब्जेक्ट प्रॉपर चल रहे हैं, आप देख रहे होंगे। बहुत ही जल्द आपकी इंग्लिश स्टार्ट होने वाली और हिंदी की भी बीच बीच में क्लासें होंगी, क्योंकि हिंदी का जो संस्कृत वाला पार्ट है, काव्य वाला पार्ट है, उसको डिटेल से आप नहीं समझोगे तो अच्छे नंबर नहीं आएंगे। गद्य को तो आसानी से किया जा सकता है। कुछ ट्रिकें आपको हिंदी में बताएंगे जिस तरीके से आप रचनाओं को बहुत ही अच्छे ढंग से तैयार कर पाओगे। फिलहाल में अगर जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑल पर सिलेक्ट कीजिए। साथ ही साथ जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि उनका भी आने वाला एग्जाम बहुत ही अच्छा हो सके। फिलहाल में इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।